जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खासकर केरला स्टेट से। वहां 15 पीएफआई वर्कर्स को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वर्कर्स को डेथ सेंटेंस दिया गया है। और ये बेसिकली चार्जेस है मर्डर चार्जेस को लेकर। जो आप इमेज में देख रहे फोटो, जो बेसिकली रंजित श्रीनिवासन का है, जिनकी हत्या कर दी गई थी 15 लोगों ने मिलकर 2021 में। और इसी के चार्ज में यहाँ पर 15 लोगों को डेथ सेंटेंस हाई केरला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है। तो ये पूरी कहानी है क्या, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि जिस तरीके से 15 पीएफआई वर्कर्स एक्यूज्ड ऑफ किलिंग बीजेपी लीडर इन फ्रंट ऑफ फैमिली गेट डेथ सेंटेंस। और ये किस तरीके से ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, क्योंकि ओनली ये एक हत्या नहीं है। ये पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो में। प्लस ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे पीएफआई के बारे में, जो कि 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे यूएपीए के तहत, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसे बैन कर दिया गया था। ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कॉन्टेक्स्ट ये है यहाँ पर कि आज ही के दिन, ट्यूसडे के दिन, यहाँ पर अल्लापूजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, उनके तरफ से 15 लोग जो कि कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे पीएफआई से, और जिनके ऊपर चार्जेस थे मर्डर के, खासकर रंजित श्रीनिवासन की, जो 2021 दिसंबर जिनकी हत्या कर दी गई थी, इन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है। 15 लोग आई होप कि बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके पहले 2022 हम बात करें तो उस टाइम में 165 लोगों को एक साथ दिया गया था। और ये जो डेथ सेंटेंस है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मावेली करा, उनके जो जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वीजी श्रीदेवी, इन्होंने प्रोनाउंस किया है। जो 15 पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे मर्डर के चार्ज में, ये बेसिकली यहाँ पर इनके नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं नसीम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, ये सारे इनके नाम है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि पीएफआई का ही एक पॉलिटिकल विंग है, जो कि एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इनके कुछ मेंबर्स और पीएफआई एक्चुअली तो ये तो बैन हो गया, लेकिन जब ये बैन नहीं हुआ था 2022 से पहले, जब हत्या हुई थी, उस टाइम में इसके कुछ मेंबर और एसडीपीआई कुछ मेंबर यहाँ मिलके रंजित श्रीनिवासन की हत्या की थी। सो बेसिकली रंजित श्रीनिवासन के जो मर्डर केस है, एक्चुअली पूरी कहानी है क्या, इसको समझते हैं। रंजित श्रीनिवासन, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीजेपी ओबीसी मोर्चा स्टेट सेक्रेटरी थे, और इनका जो लिंक था वो आरएसएस से भी था। और जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके कुछ लिस्ट थे, जिस लिस्ट में बेसिकली ये टारगेट किए हुए थे कि इन लोगों को मारने के लिए। इस लिस्ट में आरएसएस के कुछ लीडर थे, इसमें रंजित श्रीनिवासन का जो नाम था वो टॉप लिस्ट में था। फिर आरएसएस के भी बहुत सारे मेंबर्स के नाम थे। तो जब रंजित श्रीनिवासन 19 दिसंबर की रात को जब ये घर वापस आ रहे थे, तो उसी टाइम में उनके ऊपर अटैक होता है। कब? आने वक्त नहीं, जब ये घर एंट्री करते हैं। घर एंट्री करने के बाद में यहाँ पर इनकी फैमिली के सामने, इनके मदर, इनके जो बच्चे थे, इनकी वाइफ के सामने ब्रूटली इनकी हत्या कर दी जाती है। जिसके लिए जो प्रोसिक्यूशन है, जो वकील है रंजित श्रीनिवासन की तरफ से, उन्होंने यहाँ पर डिमांड की थी मैक्सिमम सेंटेंस के लिए। और ये कहा गया ये बेसिकली ट्रेंड किलर स्क्वाड थे, जो बहुत बेरहमी से इनकी हत्या कर दी गई है। इसलिए यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम्स के अंतर्गत इसे रखा गया है, और यहाँ पर डेथ सेंटेंस के लिए यहाँ पर जो जज है वो प्रोनाउंस की है। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि रंजित श्रीनिवासन की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे रीजन क्या था। तो आपको बताना चाहते हैं, जब रंजित श्रीनिवासन की जब हत्या की गई, उसके कुछ घंटे पहले, कहा जाता है कि 12 घंटे पहले, जो एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ही एक लीडर थे केएस खान, उसकी हत्या कर दी गई थी कुछ गैंग के तरफ से, जब वो घर वापस आ रहे थे। ये घटना है 18 तारीख के दिन। और जो इसमें एक्यूज्ड है, वो बेसिकली बिलोंग करता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से, जो कि करेंटली कहीं ना कहीं वो ट्रायल फेस कर रहा है। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर आर श्रीनिवासन की हत्या कर दी जाती है बेरहमी से। और आपको मालूम होना चाहिए 2022 का वो टाइम आता है जिस टाइम में होम मिनिस्ट्री की तरफ से पीएफआई को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत में इसे बैन कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि पीएफआई के साथ में और भी 5 और भी जो ग्रुप्स थे जो इससे एसोसिएटेड थे, उसको भी बैन किया जाता है 5 साल के लिए। लेकिन इस बीच में यहाँ पर जो एसडीपीआई है वो बैन होने से बच जाता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन एक सवाल निकल रह के आ रहा होगा कि ये 15 लोग कैसे इन्वॉल्व थे। क्या 15 लोग इन्वॉल्व थे? बातें निकल के आ रही है कि 8 लोग घर के अंदर गए। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या कि 8 लोग ही अंदर गए थे 20 जनवरी के दिन। यहाँ पर कोर्ट ने ये पाया कि 8 लोग घर के अंदर गए जो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व थे, और जो 4 लोग थे यहाँ पर बेसिकली उनके घर के बाहर में थे, पहरेदारी कर रहे थे, और वो भी उनके साथ में आर्म्स थे, उनके साथ में हथियार थे। और ये बेसिकली जो 4 लोग थे ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर श्रीनिवासन घर से भाग निकलता
है तो उसे पकड़ा जाए, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था कि घर में कोई बाहर का कोई पर्सन एंटर उस वक्त ना करे। सो इसके लिए यहाँ पर कोर्ट ने कॉमन ऑफेंस के साथ में यहाँ पर आईपीसी सेक्शन 149 के तहत में इनको भी दोषी करार दिया है और इनके लिए भी डेथ सेंटेंस अनाउंस किया है। आपको बताना चाहते हैं कि ये तो 8 चाहे 12 हुआ, 3 लोगों को फिर क्या हुआ? 3 लोग बेसिकली जो भी ये प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी की गई मारने की उसमें शामिल थे, क्योंकि सारा खेल तो कॉन्स्पिरेसी का होता है, तो इसमें 3 लोग फिर कॉन्स्पिरेसी के लिए तो टोटल आपको 15 जो है ना, टोटल इनकी डेथ सेंटेंस यहाँ पे दी गई है। और इस डेथ सेंटेंस के बाद में जो वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट को लेकर कहीं न कहीं जो रंजीत श्रीनिवासन की जो वाइफ है लीसा, इन्होंने एक्सप्रेस किया सेटिस्फेक्शन कि जो भी लॉस हुआ है वो तो इरेपरेबल है, वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन एक कुछ रिलीफ मिला है इस वर्डिक्ट के साथ में। और ये ओनली मर्डर नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां पर माँ के सामने, बच्चे के सामने, बीवी के सामने जिनकी बेरहमी से गला काट के हत्या कर दी जाती है। सो क्वेश्चन निकलता है कि ये पीएफआई तब कौन है? पीएफआई आपको बताना चाहते हैं कि 16 फरवरी 2007 जिस टाइम में क्रिएट किया गया था, एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे, जो बेंगलुरु में हुआ था एक रैली, उसी दौरान इसे क्रिएट किया गया। और ये क्रिएट करने के पीछे 3 ग्रुप यहाँ पर शामिल, 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर शामिल है, जो कि यहाँ पर एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया जो कि केरला से बिलोंग करता है, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और मनीथा नेथी पसराई ये जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये तीनों मिलकर यहाँ पर पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का निर्माण करते हैं, क्रिएट करते हैं 2007 के टाइम में, जिसका मेन पर्पस ये था कि आरएसएस की तर्ज पर, जिस तरीके से आरएसएस बनाया गया है उसी की तर्ज पर ये पीएफआई बनाया गया, जो कहीं ना कहीं अपने रिलीजियस के इंटरेस्ट में काम करेंगे। इवन कि जब ये बनाया गया था तो इसी इंटेंशन के साथ में बनाया गया था, लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज हैं एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही थी, जिसके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में सेक्शन 35 ऑफ यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत में इसे बैन कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं एक थ्रेट है। इसके पीछे रीजन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिया कि पीएफआई को बैन करने के लिए, कि जो पीएफआई है इसका लिंक कहीं ना कहीं सिमी से है। सिमी आपको बता दें स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट इंडिया है, जो भी ये भी बैन है, और जेएमबी यानी कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से इसका लिंक देखा गया। इवन यहाँ पर यह भी बात किया गया कि इतना ही नहीं, पीएफआई का जो लिंक है वो आईएस से भी है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो ग्रुप है इससे भी इसका लिंक देखा गया, इसीलिए इसको यहाँ पर बैन किया गया। लेकिन जो 15 जो पीएफआई वर्कर्स को डेथ सेंटेंस दिया गया है, इसको लेकर आपको बताना चाहते हैं कि ये अभी तक 2022 के बाद में ये सबसे बड़ा डेथ सेंटेंस जो कि एक बार में दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं कि 165 डेथ सेंटेंस 2022 में दिया गया था, इसके पहले 2000 से पहले दिया गया था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अभी ये देखना है कि यहाँ पर जो दोषी है वो हो सकता है कि ये हाई कोर्ट में अपील करे, क्योंकि डेथ सेंटेंस बाद में हाई कोर्ट से अप्रूवल लेना होता है, और जो दोषी है वो हाई कोर्ट में भी इसे अपील करेंगे, और हाई कोर्ट भी अगर ये डेथ सेंटेंस कहीं ना कहीं से अपहेल्ड करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो ये चीजें भी आगे कहीं ना कहीं आगे हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर कुछ अपडेट आता है तो इसके रिगार्डिंग हम वीडियो हम लाएंगे इन शॉर्ट में। लेकिन इन सब के बीच में आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।